ओके फाइन। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पब्लिक फाइनेंस चैप्टर का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज पब्लिक रेवेन्यू। सो क्या है पब्लिक रेवेन्यू? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। द टर्म पब्लिक यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, दैट इज सेंट्रल, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल पब्लिक अथॉरिटी, करेक्ट, द लोकल अथॉरिटी जो होता है। सरकार का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, जो सरकार का जो इनकम आता है, वो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो इसको दो पार्ट में, दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी होता है टैक्स, जो कि बहुत ही बड़ा रिसोर्स है सरकार का, बहुत ही बड़ा सोर्स है जहां से सरकार का ये इनकम जनरेट होता है, टैक्स। और सेकंड होता है टैक्स को छोड़ करके जो बाकी हमारे पास अब जो हमारा इनकम होता है सरकार का, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यू का, राइट, जस्ट तुम लोग को एक आइडिया देने के लिए कि अगर हम लोग बात नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो समझ में मेरे को आ गया कि जो टैक्स से सरकार जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू का, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन्स, ग्रांट्स, फॉरेन एड, ये सब कुछ सोर्सेस है जो सरकार को, अदर देन टैक्स के सिवा, टैक्स को छोड़ करके सरकार जहां से कमाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव फीस। क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फीस? फॉर एग्जांपल तुमको देता है, अगर आज तुम अपने घर में एक वाटर कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हो, हाउस कनेक्शन, हाउस कनेक्शन के लिए, घर में आपके पानी आए, उसके लिए तुम अपने जाकर के लोकल बॉडी, लोकल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी में जाकर के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाकर के आप अप्लाई करते हो, तो सरकार वो कनेक्शन आपके घर तक पहुंचाने के लिए एक फीस लेगा, आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट है ना, जो ये हमारे सोसाइटी को, हमारा स्टेट को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो हम लोगों को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हमें दे रहे हैं, उसके लिए सरकार हमसे फीस लेती है। आज हमें अपना हाउस टैक्स देना पड़ता है सरकार को, राइट, घर का भी टैक्स देना पड़ता है हमें, अपना गवर्नमेंट, अपने लोकल बॉडी को हम लोग को टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे, आज तुम कोई एक नया प्रॉपर्टी खरीदो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम में रजिस्टर करवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्री फीस। नहीं तो सरकार के रिकॉर्ड्स में वो प्रॉपर्टी अभी तक आपका नहीं हुआ जब तक आप वो फीस पेमेंट नहीं करोगे। सो दिस, इस तरह के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फीस सरकार हमसे लेते हैं। फाइन्स, जब भी हम लोग किसी तरह का लॉ तोड़ते हैं, आप ट्रिपल लोड जा रहे हैं, आप बाइक राइड कर रहे हैं और बिना हेलमेट का कर रहे हैं, वो गाड़ी चलाते वक्त आप फोन पे बात, सो देयर आर लॉट ऑफ लॉज, राइट, विच वी एज अ सिटीजन वी हैव टू अबाइड। और जब हम लोग उन लॉ को तोड़ते हैं तो सरकार हमें सबक सिखाने के लिए हमसे क्या लेती है? फाइन्स लेती है। और वो फाइन्स मॉनेटरी फाइन्स है, पैसे में ले रही है, वो भी एक सरकार का क्या है? एक तरह का इनकम है। ग्रांट्स, मुसीबत के समय में जैसे कोरोना था, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ने क्या किया, सरकार को डोनेशन दिया। तो बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन, है ना, वो लोग क्या करते हैं, सरकार को पैसा देते हैं, डोनेशंस प्रोवाइड करते हैं सरकार को, है ना, डोनेशन देते हैं सरकार को। सो ये डोनेशन जो सरकार को, गवर्नमेंट को मिलता है, ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या है? ये भी क्या है? ये भी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू के रूप में आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये। फॉरेन एड, राइट, जो डेवलप कंट्रीज है लाइक यूएसए एंड ऑल, दे आल्सो गिव आवर इंडिया को, जो डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग, वो लोग भी पैसा से हमें मदद करते हैं, कोई डिजीज फाइट करने के लिए, है ना, कुछ स्पेशल कॉज के लिए हमें पैसा देते हैं, हमें डोनेशन देते हैं। तो वो भी हमारे लिए जो गवर्नमेंट एड मतलब होता है यहाँ पे हेल्प। तो फॉरेन कंट्री से, डेवलप कंट्री से जो हमें हेल्प मिल रहा है, जो एड मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा, आप ये नहीं भूलना, हमारे पास, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पीएसयूज है,
व्हाट आर पीएसयूज? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। गवर्नमेंट बहुत सारे फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस में हैं, सरकार की बहुत सारी कंपनीज चल रही है, राइट? जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, these are the companies which are run, these are the organization which are owned and run by the government. So यहां से भी जो प्रॉफिट निकल के आता है, जो यहाँ पे इनकम जनरेट होता है, वो प्रॉफिट भी सरकार के लिए क्या है? सरकार के लिए एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है। सो अगर हम लोग देखें नॉन टैक्स रेवेन्यू में सरकार के पास बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस से सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है। क्लियर? सो टेक्निकली अगर हम लोग बात करें, दो तरीका का, दो सोर्स से सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है। एक टैक्स से मिल रहा है और दूसरे नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में हमने डिस्कस किया, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है, फाइन्स है, डोनेशन है, फॉरेन एड है, पीएसयू है। एक और होता है, कभी कभी देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में अकेला है, उनका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई उनका सक्सेसर नहीं है, और वो जब मर जाते हैं तो बैंक्स में पैसा रह जाता है या उनका प्रॉपर्टी रह जाता है। इस तरह के प्रॉपर्टीज और एसेट्स जो एक व्यक्ति छोड़ के चला जाता है और उसको क्लेम करने वाला उसका कोई रिलेटिव रिश्तेदार नहीं है, वो भी क्या करता है? सरकार का हो जाता है, वो गवर्नमेंट का हो जाता है। और ये भी एक तरीका के सरकार के लिए क्या है? एक रेवेन्यू ही है, यहां से भी एक इनकम जनरेट हो जाता है। सो ये सब कुछ हुए हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो हम जब बात आज का चैप्टर में हम लोग डील कर रहे हैं, फिर से बता दें, सरकार का रेवेन्यू, सरकार का आमदनी। हम लोग पता है हम लोग पब्लिक फाइनेंस चैप्टर कर रहे हैं, और पब्लिक फाइनेंस का मतलब सरकार का आमदनी और खर्चा, सरकार कैसे अपने खर्चों को मीट करती है, मैनेज करती है। उसके लिए सबसे पहला चीज होता है आमदनी। सबसे पहले चीज आपको कमाना पड़ेगा। तो सरकार कहां कहां से कमाता है, सरकार का क्या सोर्सेस है कमाने का, वो हम लोग डील कर रहे हैं। उसमें पहला टैक्स रेवेन्यू है और दूसरा नॉन टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू हम लोग ने भी समझा, अब हम लोग डिटेल में करेंगे टैक्स रेवेन्यू। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना चाहिए कि टैक्स शब्द का मतलब क्या होता है। व्हाट इज टैक्स? अगर कोई आपसे पूछ बैठे कि टैक्स है क्या, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? देखिए यहां पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए, कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। क्या है टैक्स? टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। See, if you see nicely, the word is here compulsory. What do you mean by the word compulsory? Compulsory का मतलब basically हुआ you cannot avoid or deny. आप मना नहीं कर सकते. It is compulsory. Right? So it is a compulsory payment which are imposed on the persons or the companies. Remember हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे क्या जॉइंट कंपनीज आर ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनीज को इंडिया में आर्टिफिशियल पर्सन ही का दर्जा दिया जाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज को। सो इधर पर्सन्स और कंपनीज बाय द गवर्नमेंट। सो इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट जो इम्पोज, जो लगाया गया है व्यक्ति के ऊपर में या किसी कंपनी के ऊपर में गवर्नमेंट के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट। और किस लिए? टू मीट द एक्सपेंडिचर, खर्च, एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए। और कैसा एक्सपेंडिचर? वो एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड ऑन प्रोवाइडिंग द गवर्नमेंट। सो सी अंडरस्टैंड, there are certain keywords that you need to analyze in this meaning of the term tax. The first keyword is compulsory, correct? Second keyword is government. गवर्नमेंट लगा रहा है किसके ऊपर में? पर्सन्स और कंपनीज के ऊपर में। किस लिए? एक्सपेंडिचर के लिए। कौन सा एक्सपेंडिचर? जो कॉमन बेनिफिट के लिए है। आप मेरे को बता सकते हैं कॉमन बेनिफिट क्या है? कॉमन बेनिफिट का मतलब होता है उस देश में जितने लोग रह रहे हैं, जितने लोग रह रहे हैं उन सारे लोगों का कॉमन बेनिफिट के लिए, चाहे अमीर गरीब हो, चाहे गोरा हो काला हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो हर भारत का नागरिक, उस देश का, उस जगह का सिटीजन वो चीज को इस्तेमाल कर सकता है।
जैसे कि रोड, ये रोड जब बनाए जाते हैं तो कॉमन बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। इस रोड में BMW भी चलेगा तो इस रोड पे एक टोटो भी चलेगा, इस रोड पे BMW भी चल सकता है, इस रोड पे टू व्हीलर बाइक भी चल सकता है। इट्स अ कॉमन बेनिफिट फॉर द सोसाइटी एज अ होल, क्योंकि सरकार को देश का जरूरतों को पूरा करना है। तो देश के जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार देश के नागरिक के ऊपर में एक पेमेंट, एक इंपोज करती है कि आपको इतना पैसा हमें देना पड़ेगा, ताकि ये पैसा मैं समाज के हर वर्ग के लिए कॉमन बेनिफिट के लिए। जब स्कूल्स खुलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, वहां पे कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे कोई भी इंसान जाके अपना इलाज करा सकता है, राइट, फ्री में। गवर्नमेंट कॉलेज, वहां पे अमीर का अमीर और गरीब से गरीब बच्चा भी वहां पे जाके पढ़ सकता है। ये सबके लिए है, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह का कॉमन बेनिफिट के खर्च करने के लिए सरकार को पेमेंट चाहिए, और उस पेमेंट को जो सरकार इंपोज करती है लोगों के ऊपर में, और ये ऑप्शनल नहीं है कि मन होगा तो दे देना, नहीं मन होगा तो मत देना, नहीं बेटा, ये है कंपलसरी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? समझ में आया? हमारा देश में, इंडिया में दो तरीका का टैक्स लगता है, और हमारे देश में क्या ओवरऑल ऐसे ही दो तरीका के टैक्स है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिसके ऊपर में इंपोज किया जाए, जिसके ऊपर में लगाया जाए, पेमेंट उसी को करना है। वो अपना टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर में शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जाम्पल हुआ इनकम टैक्स। अगर गवर्नमेंट जॉर्ज ऑस्टा के इनकम पे टैक्स लगाएगा तो जॉर्ज ऑस्टा का इनकम पे टैक्स कौन पे करेगा? खुद जॉर्ज ऑस्टा ही पे करेगा। मेरे इनकम पे टैक्स अगर लगाया जाएगा, राइट, मैं अगर वो कैटेगरी में आ रहा हूं, मेरा इनकम इतना है जिसमें हमको टैक्स देना पड़े, क्योंकि हमारे भारत में एक स्लैब से टैक्स शुरू होता है, कुछ हद तक, कुछ एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम तक आपका टैक्स सरकार हमसे नहीं लेती है। जब वो इनकम हम लोग क्रॉस करते हैं तब हम लोग टैक्स के दायरा में आते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर गवर्नमेंट जॉर्ज ऑस्टा के ऊपर में टैक्स इंपोज करता है, मेरे ऊपर टैक्स लगा है, तो टैक्स हम ही को पे करना है। मैं किसी अपना टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर में शिफ्ट नहीं कर सकता, और इस तरह के टैक्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया, ये डायरेक्ट, जिस पे टैक्स लगाया गया है, टैक्स वसूला भी उसी से जाएगा। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जहां टैक्स पे करने वालों को कभी समझ में नहीं आता कि एक्चुअली वो टैक्स पे भी कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो लगाया किसी और के ऊपर जाता है, इंपोज किसी और के ऊपर किया जाता है, लेकिन वो वसूला किसी और से जाता है। तो इंपोज किसी और पे और उसका पेमेंट किया कोई और, मतलब टैक्स का बर्डन जो है वो क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। तो जब हम कोई दुकान में जाते हैं और हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है उस सामान पे, करेक्ट। लेकिन वो टैक्स एक्चुअली दुकानदार पे लगाया गया था। दुकानदार को बोला गया था कि आप जब बेचोगे तो आपको टैक्स पे करना। वो दुकानदार क्या करता है, वो टैक्स हमारे ऊपर में, कस्टमर के ऊपर में क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है, और अल्टीमेटली वो टैक्स हमें पे करना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स, इसलिए नाम है इसका इनडायरेक्ट, जिससे लिया जाता है ना उसके ऊपर में डायरेक्टली इंपोज नहीं किया गया, इंपोज किसी और के ऊपर किया गया और टैक्स वसूला किसी और से गया है। सो बर्डन इज शिफ्टेड इन डायरेक्ट टैक्स। सो हम लोगों का मेन जो है, हम लोग दोनों पढ़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं, डायरेक्ट टैक्स रिफर टू दोज टैक्सेस व्हिच आर रियली पेड बाय दोज, वही लोग पे करते हैं हकीकत में, रियली में, ऑन होम, जिसपे दे आर लीगली इम्पोज, जिसपे लीगली कानूनन तौर पे जिसपे टैक्स लगाया गया, पे भी उसी को करना है, वही करेंगे। डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज ऑन द पर्सन फ्रॉम विच द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू कलेक्ट इट। मतलब लीगली, जैसे हमारे देश में मैंने कहा ना, एक लेवल तक हमारे अगर इनकम है उस लेवल तक हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, राइट। सो एक लेवल के ऊपर अगर हम चले जाएं तो कानूनन
मैं टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल बन जाता हूं. Legally I'm eligible, and then when I become legally eligible, then government will collect tax from me and then I have to pay it. So direct tax का सबसे बढ़िया एग्जांपल इनकम टैक्स, and I hope आपके सबके घर में सबके पेरेंट्स इनकम टैक्स देते ही देते हैं. अपने इनकम पे हम लोग टैक्स देते ही गवर्नमेंट को. हाँ, टैक्स उस पे नहीं जाएंगे हम लोग. टैक्स का देखो अलग अलग स्लैब्स है, रेट्स है, उस पे जाने से दैट इज नॉट आवर कंसर्न, बिकॉज फिर हम लोग टैक्स में घुस जाएंगे. सो अब आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि मैंने कहा, यह रेफर करता है उस टैक्स सिस्टम को जो लगाया किसी और पे जाता है लेकिन पे की और पे जाता है. जैसे ध्यान से एग्जांपल देखिए आप, राइट. ये है हमारा गवर्नमेंट, करेक्ट. एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट टैक्स लगाया किस पे, मैन्युफैक्चरर पे. किस पे टैक्स लगाया, जस्ट एग्जांपल के दे रहे हैं, ठीक है. गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया मैन्युफैक्चरर पे. तो मैन्युफैक्चरर ने जब गुड्स प्रोड्यूस किया तो उसे वो टैक्स पे करना पड़ेगा, करेक्ट. उसके बाद मैन्युफैक्चरर ने वो टैक्स किस पे शिफ्ट कर दिया, गवर्नमेंट को, सॉरी कंज्यूमर के ऊपर में. हु इज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर वो होता है जो अल्टीमेटली जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का लास्ट कड़ी है, लास्ट पड़ाव है. मतलब इसके आगे और गुड्स जाने वाला नहीं है, इसके आगे और गुड्स नहीं जाएगा. कंज्यूमर, कंज्यूम, कंजम्पशन, मतलब दिस इज द लास्ट पॉइंट. फ्रॉम बियॉन्ड दिस गुड्स आर नॉट गोइंग टू गो. यहां पे गुड्स आके रुक जाएगा और यही गुड्स को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा. तो जो गुड्स कंज्यूम करेगा अल्टीमेटली टैक्स उसको पे करना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया मैन्युफैक्चर के ऊपर में, मैन्युफैक्चर वो शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर में, कंज्यूमर के ऊपर. तो इसको आप उल्टा समझ सकते हैं कि कंज्यूमर टैक्स पे करता है मैन्युफैक्चरर को और मैन्युफैक्चरर टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को. सो एक्चुअली गवर्नमेंट डायरेक्टली कंज्यूमर से नहीं ले रहा है, समझ में आ रहा है. गवर्नमेंट कंज्यूमर से ही टैक्स ले रहा है लेकिन वो मैन्युफैक्चरर के जरिए. सो मैन्युफैक्चरर यहां पे टैक्स कलेक्टर का काम कर रहा है. वो गवर्नमेंट के बिहाफ में, वो सरकार के बिहाफ में कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को पे कर रहा है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल अबाउट. क्लियर, क्लियर है, समझ में आया. हाँ, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. सो डायरेक्ट टैक्सेस, इससे पहले कि हम लोग मेरिट में जाए, डायरेक्ट टैक्स क्या है श्रेष्ठा? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसपे इंपोज किया जाए, उसी को पेमेंट वही करेगा, राइट. इनकम टैक्स इज द बिगेस्ट, इज द सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. सो मेरिट्स में आते हैं. सबसे पहले आते हैं हम लोग इकोनॉमी. जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोनॉमी पे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोनॉमी? सी, द वर्ड इकोनॉमी यहाँ पे एडवांटेज इसलिए है कि एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आज गवर्नमेंट के पॉइंट, अच्छा ये जो हम लोग मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कर रहे हैं ना, मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर रहे हैं. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? जो टैक्स पे कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कम, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है. तो सरकार जब भी टैक्स के रूप में 1 रुपया भी कलेक्ट करती है ना, तो इस 1 रुपया को भी कलेक्ट करने के लिए, 1 रुपया को भी कलेक्ट करने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है. देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. आज सरकार इतना बड़ा इनकम टैक्स ऑफिस चला रहा है, इतना बड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, किस लिए? यही चीज के लिए, तो टैक्स कलेक्शन के लिए. तो देयरफॉर इनकम टैक्स पे अगर हम लोग बात करें तो इनकम टैक्स में स्पेशली जो सैलरीड क्लास जो लोग होते हैं उनका बहुत टेंशन फ्री, उनका टीडीएस पहले, उनका जहां से वो कमा रहे हैं वहीं से उनका टैक्स कट जाता है. तो सरकार को डायरेक्ट टैक्स वसूल करने में सरकार को ऑन एन एवरेज खर्चा कम करना पड़ता है कम. इसलिए उसको हम लोग क्या मानते हैं? इकोनॉमी. क्या मानते हैं हम लोग? इकोनॉमी, राइट. नाउ व्हाट इज इक्विटी?
इक्विटी बोलता है कि जो डायरेक्ट टैक्स है ना वो समाज में इक्विटी प्रमोट करता है। कैसे? सिंपल सा चीज है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स से डायरेक्ट टैक्स, तो ये चीज बहुत क्लियर है, जो आदमी ज्यादा कमा रहा है और जो आदमी कम कमा रहा है, जो आदमी ज्यादा कमाता है सरकार उससे टैक्स लेता है ज्यादा, करेक्ट, और जो आदमी कम कमा रहा है उससे उसका टैक्स ऑब्वियसली क्या होगा? कम होगा। ये तो अगर ज्यादा कम है तो और टैक्स होगा ही नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से क्या होता है, कहीं ना कहीं इन दोनों को कोशिश किया जाता है कि दोनों को एक साथ लाया जाए। ये है, प्रैक्टिकली कितना ही होता है उस पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, बट ये एडवांटेज में है कि डायरेक्ट टैक्स प्रमोट कर रहा है इक्विटी को। डायरेक्ट टैक्स इक्विटी ला रहा है, समाज में इक्विटी ला रहा है, राइट। समाज में इक्विटी कैसे ला रहा है? जो इनकम डिस्पैरिटी है, वो जो ज्यादा इनकम है उससे ज्यादा टैक्स लेकर के, उसका कम इनकम उससे कम टैक्स लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप को क्या करने का कोशिश किया जा रहा है, बराबर। वही चीज यहाँ पे देखो, रिडक्शन इन इक्वालिटी कम होगा तभी तो क्या होगा, इक्विटी बढ़ेगा, राइट। सर्टेनिटी, इट इज सर्टेन, यू हैव टू पे इट is certain, you cannot avoid it. So if you fall under that category, if you fall under the category of paying tax, it cannot be avoided. So it is, one thing is for sure that ये तो आएगा ही आएगा। So that is the taxpayers, और a certain टैक्सपेयर की तरफ से भी क्या है कि टैक्सपेयर को पता है कि उसका कितना टैक्स जाने वाला है, क्योंकि जो टैक्स दे रहा है उसे अपना इनकम के बारे में पता है, उसको पता वो कितना कमाता है। तो उसको जब पता है कि कितना कमाता है तो उसको ये भी पता है कि उसका टैक्स कितना जाएगा। सर्टेन, दैट इज व्हाट वी मीन बाय सर्टेन। इलास्टिसिटी का मतलब होता है, व्हेन वी से इलास्टिसिटी, इट मींस which is not static, इलास्टिक है, राइट, जो चेंज होगा। तो अगर आप देखोगे लिखा हुआ बोलता है इलास्टिसिटी, a direct tax can be varied according to the needs of the government and changes in the income of the people. When the income of the people goes up, the rate of income tax can also be increased. If the income of the people falls, the rate of income tax can be decreased. So income tax की जो परसेंटेज होती है वो सरकार के हाथ में होती है। तो सरकार वो रेट ऑफ टैक्स इनकम के साथ बढ़ा भी सकता है और इनकम के साथ घटा भी सकता है। इनकम बढ़ने पे टैक्स बढ़ा भी सकता है, इनकम घटने से टैक्स घटा भी सकता है। सो दैट इज इलास्टिसिटी। सिविक कॉन्शियसनेस, व्हाट इज सिविक कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस मतलब जो बोलते हैं ना जो मॉरली सही है, व्हाट इज सिविक कॉन्शियसनेस? और इसको हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, सिविक सेंस बोलता तो है, मेरिट में है कि जो आदमी टैक्स पे करता है, राइट, वो पब्लिक प्रॉपर्टी का, सरकारी संपत्ति का कदर करेगा, क्योंकि उसे ये बात की पता होती है कि आज जो भी ये रोड, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेजेस जो बन रहे हैं ये हमारे टैक्स पेयर के पैसा से बन रहे हैं। इसलिए सरकार के संपत्ति का, हमारे देश के संपत्ति को, प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना हमारा काम है। तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा अंदर में एक अकाउंटेबिलिटी आ जाता है, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर में एक जवाबदारी आ जाएगा, यार हम भी पैसा दिए हैं, हम पैसा दिए हैं तो ये रोड बना है, गाड़ी खरीदे थे तो रोड टैक्स दिए थे, तो भाई रोड कोड़ना नहीं है, रोड को खराब नहीं करना है। सो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर में एक सिविक सेंस आ जाएगा। एक सिविल सोसाइटी में रहने के लिए जो सिविक सेंस चाहिए वो ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि तुम पैसा पे कर रहे हो तो तुमको उसकी चीज की अहमियत है, उस चीज की कदर होगी। रिडक्शन इन इक्वालिटी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इकोनॉमी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ द इन टैक्स is less, average cost is less, that is what we call economy. It is economical,
Why is it economical? Because हम लोग कम पैसा खर्चा करके ज्यादा टैक्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं. इन demerits of direct taxes. अब direct taxes का demerit, it is unpopular. Why it is unpopular? It is not popular so much. Why? Because people do not like this. It is unpopular among the taxpayer. लोग कहते हैं भैया हम 12 महीना काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे और अपना इनकम कम में से एक सर्टेन पोर्शन आपको उठा के दे देंगे. जो करोड़ों रुपया महीना कमाते हैं, साल का कमाते हैं, वो लाखों रुपया टैक्स देते हैं. अब सोचो उसको कितना ही लगेगा, भैया इतना रुपया हम टैक्स में सरकार को दे दे रहे हैं जिसका हमको कोई हिसाब नहीं, हमको पता भी नहीं कि ये पैसा कहाँ खर्चा होगा. मेरे पास तो वापस आएगा भी, मेरे लिए खर्चा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो कोई जरूरी नहीं है. सरकार जब टैक्स लेता है तो ये कोई सरकार ये प्रॉमिस नहीं करता कि ये पैसा जो आपसे ले रही है आपके लिए खर्चा होगा. नहीं, ये तो कॉमन बेनिफिट के लिए खर्चा होता है. सो ये अनपॉपुलर है बिकॉज लोगों को ऐसा, हम लोगों को सिटीजन्स को लगता है कि जो हमारा हार्ड एंड मनी है, जो लोग कमाए हैं मेहनत करके, उसका एक सर्टेन पोर्शन जो गवर्नमेंट को दे दिया जाता है. सो दैट इज कौन चाहेगा कि अपना इनकम में से किसी को भी दे कुछ. इनकन्वीनियंस इसलिए है. क्या इनकन्वीनियंस है? देखिए, अभी अगर आपको अपना टैक्स रिटर्न करना है, टैक्स जमा करना है, तो आपको अपना कैलकुलेशंस भी तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. अपना देखो, जो आदमी नौकरी करता है, जिस व्यक्ति का सैलरी है, उसका इनकम का कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, उसकी सैलरी स्लिप होती है. लेकिन हमारे जैसे लोग, जो हम लोग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, हमारा फिक्स नहीं, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन से हमें इनकम और एक्सपेंसेस, हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ता है, एक सीए रखना पड़ता है, जो हमारा पूरा इनकम एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके हमारा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करता है और फिर हमारे ब्याज में प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन करके फिर उस पर टैक्स लगाया जाता है. तो अब क्या है, उसके लिए हमें पूरा क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ा है, पूरा हिसाब पत्तर रखो, लोग अपना सारा फाइल्स ठीक रखो, लोग हायर करो, उसमें भी पैसा खर्चा होगा, हम लोग को भी खर्चा करना पड़ेगा. ये सब है. पॉसिबिलिटी ऑफ इवेशन, इसे बचा जा सकता है. बहुत सारे लोग तरकीब लगा करके इसको इवेट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार, देखो, एक होती है जब हम लोग बात करते हैं इवेजन का, तो इसमें ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सरकार को सही जानकारी नहीं देते हैं. अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं 500 स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन हम अपना रिपोर्टिंग में सिर्फ दिखाएंगे कि हम 400 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं. अब देखो, ये बात सही है कि 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ाएगा. कभी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया तो रेड मारेगा, देखेगा, छानबीन करेगा, पता करेगा. लेकिन अगर नहीं पता चला, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोटा छोटा जगह में कितना आ सकता है. अब छोटे छोटे शहरों में आज फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, तो क्यों छोड़े डॉक्टर्स, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, जब वो आप डॉक्टर को फीस देते हैं, तो क्या उसके रिटर्न में डॉक्टर आपको कुछ स्लिप देता है, मनी रिसीट देता है? हम तो आज तक कोई डॉक्टर के पास मनी रिसीट हमको नहीं मिला. अब एक डॉक्टर दिन का 30 पेशेंट्स देखता है. अब ये उस इंसान के, डॉक्टर हो या टीचर, हम लोग महीना का कितना स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, चलो हम लोग का फिर भी रजिस्टर है, मनी रिसीट देते हैं, सब चीज है. बट बहुत सारे जो होम ट्यूशंस करते हैं, जो घर घर जाके पढ़ा रहे हैं, या जो घर में ही बहुत सारे बैचेस को पढ़ा रहे हैं, अब ये टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये इनका ऑनेस्टी के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो सरकार को सच बता रहे कि नहीं. मैं 500 स्टूडेंट को पढ़ा के सरकार को बोल सकता हूं कि मैं तो 200 स्टूडेंट पढ़ाता हूं, तो 200 स्टूडेंट का आमदनी के ऊपर मैं टैक्स दूंगा. सो मैं फॉल्स जानकारी दे सकता हूं, मैं झूठ, मैं इंफॉर्मेशंस को छुपा सकता हूं. सो इससे क्या होता है कि हम बेसिकली, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो, अगर जब आप झूठ बोलते हैं, फॉल्स रिटर्न देते हैं, तो आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, आप टैक्स बचा रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप सरकार को सही जानकारी नहीं दे रहे. ठीक है, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ इवेशन. देन अगेन यहाँ पे अनइकोनॉमिकल, देखो वहां पे क्या था, इकोनॉमी था, यहाँ डिसएडवांटेज में रखा गया अनइकोनॉमिकल. अब सरकार को ये इनकम टैक्स वसूलने करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने अपने शहर में, देखो ना, हमारे शहर में देखो कितना बड़ा इनकम टैक्स ऑफिस है, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना. अब उन लोगों का सैलरी देना, उन लोगों का है ना पेमेंट वगैरह, इतना बड़ा बड़ा ऑफिसेस रन करना, इसमें खर्चा नहीं है क्या? तो तुम देखो अल्टीमेटली टैक्स निकालने के लिए भी, लोगों से टैक्स पैसा निकालने के लिए भी हमको इतना बड़ा एक डिपार्टमेंट चलाना पड़ रहा है.
आर्बिट्रेरी, व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेरी? आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज आर्बिट्रेरी? Anybody who can explain me the meaning of the word arbitrary? कौन बताएगा? अरे है, देखो देखिए आर्बिट्रेरी क्या है ना कि जो टैक्स की रेट होती है वो कौन डिसाइड करता है? सरकार, गवर्नमेंट। मतलब ये पूरी डिपेंड करता है गवर्नमेंट का इच्छा पे। आपको वहां पे बुक में लिखा हुआ है, देखिए टैक्स की रेट देने वाला का क्षमता के ऊपर में नहीं बल्कि लेने वाला का मन के ऊपर में है देखा जाए तो। आई रिपीट, टैक्स कितना लिया जाएगा, टैक्स का जो परसेंटेज होता है 5%, 10%, 15%। आज जब हम लोग एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक पे जो टैक्स है, करेक्ट, हम एक घर में फ्रिज खरीदे, एसी खरीदे, उस एसी पे जो टैक्स लगा वो टैक्स की परसेंटेज मेरे औकात पे है कि मैं कितना दे पाऊंगा, कि सरकार की इच्छा पे है। सो इट इज नॉट ऑन द एबिलिटी ऑफ द पेयर बट इट इज द ऑन द विम्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब अपना इच्छा के ऊपर, अपना मन के अनुसार। क्लियर? दैट इज व्हाट वी मीन बाय आर्बिट्रेरी। Narrow in scope, it's narrow in scope because इनकम टैक्स उसी से वसूला जाता है जिसका इनकम मिक्सड। इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया में हर व्यक्ति को इनकम टैक्स देना नहीं है। इंडिया में इनकम टैक्स वही व्यक्ति देता है जो पहले 5 लाख रुपए, अभी भी शायद वही 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। जैसे एक बार पहले 2.5 लाख रुपए तक का कोई, मतलब व्यक्ति अगर 2.5 लाख रुपए तक कमाया रहा है उसको कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति कोई 5 लाख रुपए तक कमा रहा है तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरा इनकम 5 लाख तक का है तो फिर को टैक्स देने की जरूरत नहीं। हम टैक्स के दायरा में तभी आएंगे जब मेरा साल का इनकम 5 लाख से ज्यादा होगा। तो यानी कि स्कोप नैरो हो गया ना। ये सबके ऊपर तो नहीं लग रहा है। जिनका साल का इनकम 5 लाख से ऊपर है उन्हीं के ऊपर में ये लगाया जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़े। मेरिट्स ऑफ, अब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मेरिट है? पहला, कन्वीनियंट, इजी टू कलेक्ट, क्योंकि सरकार को भी हेडेक लेना नहीं है। वो मैन्युफैक्चरर, वो शॉपकीपर काम कर दे रहा है, वो कलेक्ट करके दे रहा है। और मेरे लिए जो टैक्स पेयर उसके लिए भी कन्वीनियंट है। हमको कोई सीए हायर करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगर एज अ कंज्यूमर जब मैं ये बोर्ड खरीदा तो मेरे को टैक्स देना पड़ा इस पे, तुम आराम से दिए। हमको कोई सीए फीए इस सब का हिसाब, हमको बिल आया, बिल में हम दे दिया। आज जो हम लोग सुबह से उठ करके जो सबसे पहला चीज मुंह में जो हम लोग टूथब्रश और टूथपेस्ट लेते हैं, वहां से लेकर के रात तक जो लास्ट आइटम यूज करते हैं हम लोग, सब में प्राय हर आइटम में लोग टैक्स पे कर। लेकिन क्या हमें पता चलता है? सो इट इज कन्वीनियंट बिकॉज देयर इज नो, एज अ कंज्यूमर वी डू नॉट हैव टू डू एनी लीगल फॉर्मेलिटी, बिकॉज व्हेन वी पे द गुड्स, व्हेन वी पे द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, वी पे इट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। पता नहीं चल रहा है। वाइड कवरेज, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। अगर एक अमीर भी एसी खरीद रहा है तो टैक्स वो भी देगा। एक ठेला और रिक्शा चलाने वाला भी एसी खरीदेगा कल तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। सो कवरेज इज वाइड। करेक्ट, कवरेज इज वाइड। इसमें कोई नहीं बच रहा है। डायरेक्ट टैक्स में तो गरीब बच जा रहे थे, जिसका इनकम 5 लाख से नीचे तो बच जा रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बेटा, तू 1 रुपया कमा या तू 1 लाख कमा, करेक्ट, तू रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएगा टैक्स देना पड़ेगा। तू 1 रुपया कमा चाहे तू 1 लाख रुपया कमा, राइट। तू टूथब्रश कर रहे ना सुबह में, टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, वो टूथपेस्ट में प्राइस में टैक्स इंक्लूसिव है। हम भी दिया उस पर, हम भी टैक्स दिया, तुम भी टैक्स दिया। तो इस वाइड कवरेज नो, मैंने बचना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, अब बच नहीं सकते इसमें। इक्विटी बराबर, ये भी इक्विटी प्रमोट करता है। कैसे? सिंपल चीज है, लग्जरी गुड जो अमीरों इस्तेमाल करते हैं उसमें टैक्स ज्यादा है। आज इंपोर्टेड गाड़ी मंगाओ,
जितना का दाम, आज इसलिए आईफोन एप्पल हम लोग देश में महंगा क्यों है? टैक्स इंपोर्टेड है तो टैक्स डबल है। जितना का गाड़ी, जितना का कॉस्ट प्राइस, उतना का टैक्स। तो अमीर खरीद रहा है, गरीब नहीं खरीदेगा टैक्स नहीं देगा, गरीब एसी नहीं खरीदेगा टैक्स नहीं देगा, गरीब BMW नहीं खरीदेगा टैक्स नहीं देगा, उसको तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी इसमें इक्विटी होता है कि वो सामान जो नेसेसिटी है, जो जरूरत है, जो गरीब से गरीब भी इस्तेमाल करता है, सरकार उस पर टैक्स क्या कर सकता है? कम कर सकता है, या टैक्स नहीं ले सकता है। और वो सामान जो अपर मिडिल सुपर रिच क्लास, जो रिच क्लास है, उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे लग्जरी आइटम्स के द्वारा जो इस्तेमाल किया, कंफर्ट या लग्जरी आइटम्स, उस पर टैक्स लेगा। इक्विटी हो, नो इवेशन, कोई बच नहीं सकता। बोले ना मैं, इसमें तुम बच ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी तुम सामान खरीदते हो, जो भी तुम गुड सर्विसेज यूज करते हो, वो प्राइस में टैक्स इंक्लूड हो करके, तुम देखो कोई भी लेबल में लिखा रहता है MRP प्राइस ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहेगा उसमें। इलास्टिक, अगेन इलास्टिक है प्राइस, इसमें भी आप किसी भी सामान में टैक्स का रेट बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यू कैन चेंज द रेट ऑफ द टैक्स एज पर योर विश, सिंपल चीज। सो दैट इज इलास्टिक। डीमेरिट्स में आ जाओ, डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। डीमेरिट्स में क्या है? सबसे पहला क्या है डीमेरिट में? अगर हम लोग आए इनडायरेक्ट टैक्सेस का, तो रिग्रेसिव बोल रहा है। क्या बोल रहा है? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? दे आर नॉट इक्विटेबल इन नेचर, नॉट इक्विटेबल। सिंपल से चीज मैंने कहा, देखिए क्लोजअप टूथपेस्ट, क्लोजअप टूथपेस्ट अगर महीना का 50,000 रुपया कमाने वाला आदमी भी अगर क्लोजअप इस्तेमाल कर रहा है, और महीना का 5,000 रुपया कमाने वाला आदमी भी सुबह दांत साफ कर रहा है, वो भी क्लोजअप इस्तेमाल कर रहा है, दोनों ही व्यक्ति एक ही प्रोडक्ट पे सेम टैक्स दिया। दुकानदार नहीं बोलेगा क्लोजअप बेचने का पहले, टूथपेस्ट बेचने के पहले, आप कितना कमाते हैं? अच्छा आप इतना कमाते हैं, आप इस पे इतना टैक्स दीजिए। नहीं, करेक्ट। सो रिग्रेसिव जो है ये फेयर नहीं है, ये जस्टिस कहीं ना कहीं नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको एक ही दायरा में रख दिया। इनकम के एक आदमी का हैसियत के ऊपर में डिवीजन नहीं हुआ, उसका फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटस के बेसिस पे डिवीजन नहीं हो रहा। नो सिविक कॉन्शियसनेस, बिकॉज तुमको तो पता ही नहीं है ना कि तुम पे कर रहे हो। जब तुमको पता ही नहीं है कि तुम पे कर रहे हो, तो तुम्हारा अंदर में सेंस आएगा। इनकम टैक्स सब पता रहता है, भैया मैंने अपना इनकम पे टैक्स पे किया, तो मेरे को सिविक सेंस आएगा, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। इनडायरेक्ट टैक्स तो लोगों को पता भी नहीं होता है तो लोगों को पता भी नहीं होता है कि हम लोग, वो पिंच भी नहीं करता है, क्योंकि हम तो प्राइस दे रहे हैं, हमको पता है कि उस सामान में टैक्स कितना है, हमको पता रहता है ये चीज कि मैं अगर 50 रुपया का सामान खरीदो तो 50 रुपया में मैंने टैक्स कितना दिया, मेरे को तो पता ही नहीं है वो चीज। मैं तो 50 रुपया का सामान खरीदा, मेरे को तो ये पता है। तो इसीलिए ये नो सिविक कॉन्शियसनेस, अनसर्टेन, अगेन दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग। जब तेरे को पता ही नहीं है, इसलिए तो सिविक सेंस नहीं है तेरे को, बिकॉज यू आर नॉट सर्टेन इन हाउ मच यू पे, यू आर नॉट अवेयर। कुछ गुड्स में, लग्जरी गुड्स में तेरे को पता चल जाता है कॉस्ट इतना है, इस पे इतना GST लगा, पता चल जाता है कहीं के डिवीजन है, राइट, बट कहीं नहीं है। और एक चीज अनसर्टेन, इस पे एक हिसाब हम लोग भी दे सकते हैं कि सरकार की तरफ से अगर सोचे, सरकार कभी कभी क्या सोचता है कि मेरे को ज्यादा आमदनी करना है, तो ज्यादा आमदनी के लिए क्या करे, टैक्स बढ़ा देते हैं। ठीक, टैक्स लगा देंगे, इनकम बढ़ेगा। लेकिन उल्टा कभी कभी क्या हो जाता है कि सरकार जैसे ही गुड्स पे टैक्स बढ़ाया, उसका प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, कम। अब जैसे डिमांड कम होगा तो सरकार का जो रेवेन्यू बढ़ने वाला था तो बढ़ा ही नहीं। तो ये कोई श्योरिटी नहीं है, ये एकदम श्योरिटी नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स श्योरिटी होता है, सर्टेन होता है। सरकार को भी पता है कि उसका इनकम कितना से बढ़ेगा टैक्स बढ़ाने से, और टैक्स पेयर को भी पता है कि उसका टैक्स कितना बढ़ने वाला है।
लेकिन यहां पे अनसर्टेन है। सरकार अगर सामान पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स की परसेंटेज बढ़ाती भी है तो सरकार गारंटी से नहीं बोल सकता श्योरिटी से कि मेरा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, because that will affect the price of the product and that in return will affect the demand of that particular product. Discourages savings, बचत को डिस्करेज करता है। कैसे करता है भैया? बहुत ही सिंपल सी चीज है। टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर में। अगर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर में इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है तो इसके चलते गुड्स और सर्विसेज का प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो एक व्यक्ति, एक कंज्यूमर की तरफ से सोचो, जब प्राइसेस बढ़ेगा तो मेरा घर का खर्चा भी, जब मेरा घर का खर्चा बढ़ेगा तो मेरा बचत, मेरा सेविंग्स कम होगा। इनकम तो मेरा वही है। अगर इनकम को मैं कांस्टेंट मान लूं, एक्सपेंसेस अगर मेरा बढ़ा तो मेरा सेविंग्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो दिस डिस्करेजेस सेविंग। सो ये हो गया मेरा डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब नाउ वी मूव ऑन टू दी जीएसटी। क्या है जीएसटी? ये हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है।